नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर बात करेंगे। जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। करीब 1000 खाद्य कारखाने भारत में जापान के सहयोग से लगेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों के लिए राहत है और बहुत सारे ऐसे देशों पर जो हमारी निर्भरता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई थी, उससे और इस तरह की दूसरी समस्याओं से भी हमें निजात मिल पाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे समझौते हुए हैं, उन पर भी ज़रा चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के 6 अहम समझौते हुए हैं। डिफेंस में, एआई में, आर्थिक सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, ऊर्जा में और निवेश में। तो ये कितना अहम दौरा है और इस मद्देनज़र भी हम बात करेंगे कि अभी सेशेल्स से आए हैं प्रधानमंत्री। जापान की प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली दौरे पर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाने वाले हैं। तो जो हमारा समुद्री रक्षा सुरक्षा से जुड़ा मसला है, जो चिंताएँ हैं और जिस तरीके से अमेरिका की कुछ गतिविधियां हैं, उसके 2 पोत जो हैं वो हमारे आस-पास मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो उसके मद्देनज़र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, ज़रा इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में जो ईरान ने बयान दिया है, ये खाली एक पोस्चरिंग है, क्या है कि नो फीस, नो एंट्री। यानी अगर आपको यहाँ से गुजरना है तो आप फीस दीजिए और गुजर जाइए। जो उसने पहले भी कहा था कि $20 लाख दीजिए, करीब 18 करोड़, और हर शिप को वहाँ से गुजरने देंगे। तो इस रूप में क्या जितने देशों के शिप्स वहाँ से गुजरते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? दोनों देशों के बीच में क्या समझौता सिरे चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा? दोहा में जो बातचीत हो रही है, उसको ईरान कितना सीरियसली ले रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती ईरान खामेनेई की अंत्येष्टि में भाग लेने जा रही हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीधे जुड़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार, पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल मामले हैं, उनको बहुत करीब से देखने वाली, उनकी व्याख्या करने वाली और आपकी सुपरिचित मंजरी अग्रवाल जी से जुड़ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। मंजरी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताइए कि जापान की प्रधानमंत्री का भारत दौरा कितना अहम है और इससे जो समझौते हुए हैं, उससे क्या संभावनाएं हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि 1000 खाद्य उत्पादन के कारखाने भारत में लगना, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। किसानों को एक समय में कितना मारा गया था और गोली तक चलवाई थी जब वो खाद मांगने के लिए आ रहे थे। ठंड में रात भर लाइन लग करके उन्होंने खाद के लिए प्रयास किया था और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अटैक करा दिया था। तो खाद का मुद्दा किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मोदी जी एग्रीकल्चरल मतलब किसानों के लिए बहुत डेडिकेटेड है। अब अभी कभी आप रूस से मंगाते हैं तो उसपे सैंक्शन लग गए, इधर से मंगाते हो उस पे सैंक्शन लग गए। सबसे अच्छा तरीका मेक इन इंडिया वो मोदी कर रहे हैं। आप अपने खाद को खुद बनाइए, अब दूसरे इंसान के ऊपर, आपके दूसरे देश के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। एक स्वायत्तता बढ़ती है, मेक इन इंडिया बढ़ता है। दूसरा हमारा जो है आत्मनिर्भरता है, दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये हो गया खाद का। इसके अलावा आप जियोपॉलिटिकली देखिए तो आजाद हिंद फौज पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को 2 देशों ने मदद की, एक जर्मनी और एक जापान।
इन दोनों देशों पे ही वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, और जापान पे पर्ल हार्बर तो मुझे बिल्कुल ही वो फॉल्सिफाइड लगता है, अटैक किया गया एंड न्यूक्लियर अटैक किया, अकेली कंट्री है। तो द होल थिंग इज दैट कि बहुत पहले से हमारे वहां पे संबंध बहुत अच्छे हैं, जब और आगे हमें ले जाना है, बुलेट ट्रेन हम जापान की मदद से लेकर के आ रहे हैं। सेकेंडली, इसमें जब हमें चाइना को इनसर्किल करना है, तो अगर चाइना अमेरिका जाने के लिए फॉर द मैटर हम ये लें कि आर्कटिक की तरफ जाएगा, तो उसे रूस और जापान दोनों रोक सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल वाला वो जो फंडा है वो निकलता है। फिर अगर चाइना को ये जो फिलीपींस, ताइवान, जापान इनसे निकल करके पैसिफिक में जाना है, तो भी जापान वहां पर बैरियर है, कोर्ट का एक पार्ट है, और हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये चीज जो है हमको जापान ये खूबसूरती से प्रोवाइड करता है। तो हमारी जो हिस्टोरिक रिलेशंस है, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे बहुत सारे देवी देवता भारतीय हैं। जैसे वहां पे शिव जी हैं, उनका नाम इस समय मैं भूल रही हूँ, गणेश जी की प्रतिमाएं, सरस्वती जी की प्रतिमाएं निकली है। तो कल्चरल हमारी यूनिटी है। वो बौद्ध धर्म को पहले मानते थे, वो भी उसका ओरिजिन भी भारत है। प्रधानमंत्री ने छोटी बहन जो कहा है, उसके पीछे तो मैं मेलोनी वाला स्कोप ही कहूंगी, क्योंकि अगर वो किसी स्त्री से मिलते हैं, इतनी गंदी तरीके से बात को उछाला जाता है। आई थिंक एक वहां पे प्रॉपर प्रॉपराइटी की स्थापना करने के लिए उन्होंने छोटी बहन कहा है, ताकि इस चीज को गलत तरीके से ना ले जाए। और आप इस पूरे फिलीपींस वगैरह को जब आप मदद करें, अभी आप इंडोनेशिया भी जाएंगे, तो इंडोनेशिया में काफी सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जिनसे अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से नहीं आते तो दूसरी तरफ से आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें इंश्योर करना है कि अगर चाइना की एंट्री इंडियन ओशन में रुक रही है, चाइना की मोबिलिटी जिसे वो हम इंडो पैसिफिक कहते हैं उसमें हैम्पर हो रही है, तो अच्छा ही है। अच्छा, हमारे पास जो है ईरान का एक बहुत अच्छा, अब ये कह लीजिए एग्जाम्पल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंट्री फीस लगा रहे हैं। हम मलक्का में लगा सकते हैं, मलक्का से निकलते ही ग्रेट निकोबार आइलैंड है, हम वहां पर अपना डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें वहां पर लगा सकते हैं। होल थिंग इज दैट कि ये एरिया हमारा है और इसमें हमें चाइना को रोकना, ठीक है। वरना फिर एक दिन मालदीव होगा, फिर किसी दिन श्रीलंका होगा, फिर किसी दिन बांग्लादेश होगा। हमको कंटेन करना पड़ेगा, या तो हम चाइना को कंटेन करें या चाइना को कंटेन करें। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं, हमें प्रोएक्टिव होकर के ये काम करना है। अच्छा, जापान से एक चीज और है, जापान और रशिया में एक आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट था, और अब वो दोनों ही देश इस चीज को बात कर रहे हैं। अगर ये जापान और रशिया के बीच में ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, एंड थैंक्स टू मोदी जी फॉर दैट, तो आप देखिएगा कि चाइना की मोबिलिटी ईस्टर्न फ्रंट पे, और ये जिसको वो सो कॉल्ड साउथ चाइना सी कहते हैं, उस सब में जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और ये हमारे मतलब हमारे क्या, एक तरीके से कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत सुंदर संदेश हो। तो जापान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड का भी पार्ट है। तो जापान से जैसे जैसे हम अपने रिलेशंस बढ़ाते जाते हैं, क्वाड मजबूत होता जाता है। अभी आपने देखा 2025 में इसको इंडो पैसिफिक कहा, अमेरिका ने ऑफ लेटली इसका नाम यूएस पैसिफिक कर दिया है। तो हमको यहाँ पे दबदबा, जापान के ऊपर यूएस ने बॉम्बार्डमेंट की थी, तो ये चीज जापानी भूले नहीं है। तो आपकी एक नेचुरल एफिनिटी है इस एरिया में, अगर आपको अपनी प्रेजेंस मजबूत करनी है, अपना व्यापार मजबूत करना है, टेक ट्रांसफर लेना है, सारी चीजों के लिए जापान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोदी जी उस डायरेक्शन में अपने प्रयास कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जिक्र किया हॉर्मुज स्ट्रेट का, तो जो ये नो फीस नो एंट्री पॉलिसी ईरान की तरफ से बार बार कही जा रही है, क्या दुनिया इसे मानेगी? और अगर एक्सेप्ट करेगी तो फिर तो जितने इस तरह के हॉर्मुज की तरह स्ट्रेट हैं, रास्ते हैं, जैसे मलक्का का नाम आपने लिया है, हम भी यहाँ टोल नाका लगा के बैठ जाएंगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे हैं। तो वहाँ वहाँ अगर टोल नाके लग गए तो फिर समुद्री व्यापार कितना महंगा पड़ेगा, कितना महंगा हो जाएगा, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
तो ये कितना प्रैक्टिकल है जो ईरान एक शगुफा छोड़ रहा है पिछले कुछ महीनों से? देखिए, ईरान का इसे शगुफा नहीं कहेंगे। आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री थी, एंट्री भी फ्री थी, एग्जिट भी फ्री थी। यूएस ने यहाँ पर आकर के, या ये कह ले डीप स्टेट ने यहाँ पर आकर के इतना ज्यादा प्रेशर वो किया, जो लॉस हुआ ईरान को वो रिकवरी पे जा रहा है। सेकेंडली, हमारे लिए क्यों है? हम चाहते हैं चाइना एनर्जी क्राइसिस में जाए। ईरान और चाइना के काफी अच्छे रिश्ते हैं। बेसिकली क्या है इस पूरे उसमें, जो आपने एक बैरिकेड लगाया, जो कुछ भी लगाया, ब्लॉकेड लगाया, वो ये था कि चाइना की एनर्जी नीड्स को कंटेन किया जा सके, और वही प्रयास जारी है कि उनकी एनर्जी नीड कंटेन हो जाए। ईरान भी इस चीज में जब सबको टैक्स कर रहा है, और भारत जो भी यूएस है वो उन शिप्स को रोक रहा है जो चाइना का माल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कई ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं, उनके टेक्निकल पार्ट्स हैं, सब चीजें हैं। तो ईरान अपनी रीबिल्डिंग के लिए वहां से टोल कलेक्ट कर रहा है। प्लस अगर ईरान वहां पे ब्लॉकेट लगा के रीबिल्डिंग के लिए टोल लेगा, तो वो पीछे जितना ओपेक नेशंस हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, आप देखिएगा इनके ऊपर धीरे धीरे ईरान का पकड़ मजबूत होगी। और ईरान की पकड़ मजबूत होने के कारण वहां पे जो डिस्प्लेस होगा वो है यूएस डीप स्टेट, और उसका डीस्टेबलाइज होना, उसको वहां से मूव होना, ये बहुत जरूरी है फ्यूचर में। क्योंकि अगर पेट्रोल डॉलर पे और पेट्रोल के ऊपर इनकी एक जिसे कहते हैं ग्रिप बनी रहेगी, तो फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस आपकी होती रहेगी। अगर यूएस यहाँ से विड्रॉ कर ले जाता है, ब्लॉकेट हट जाता है, ईरान जीत जाता है, तो फिर एनर्जी फ्री फ्लो रहेगी। फिर ओपेक खत्म हो जाता है, तो जो कंट्री जितना ऑयल प्रोड्यूस करके जितना बेचना चाहती है, हर एक को फ्रीडम है ना। ये आप सब डीप स्टेट का काम है, आप इतना ही ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, उसे इतने दाम पे बेचेंगे। लेट द मार्केट डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो वो चीज आ जाएगी आपकी। तो एशिया में दो जगह पर यूएस दबाव डाला, तीन जगह पर, एक रशिया यूक्रेन करके रशिया के ऊपर, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और तीसरा जो है आपका ये इंडो पैसिफिक। तो तीनों जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम एशिया पर से डीप स्टेट की पकड़ हटे, और ईरान जो टैक्स लगा रहा है या टोल लगा रहा है, वो अपनी रीबिल्डिंग के लिए लगा रहा है। एंड अब आप देखिएगा, अच्छा, ईरान जो बात इंडिया से कर रहा है वो अलग है, ठीक है, वो हमको जो है काफी हद तक कंसेशंस देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब चीजों के लिए तैयार है। अब इसमें महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जरूर आएंगे शिया मुस्लिम्स के नाम पर और ये सब, क्योंकि आपने पिछली बार देखा था जब खमेनेई की डेथ की खबर आई थी, तो कश्मीर ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, पैसे कलेक्ट किए थे, सब कुछ। तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महबूबा मुफ्ती ये प्रयास करें कि उनको, जब वो शियाओं के साथ खड़ी होगी और उनको वोट मिलने में और उनकी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, क्योंकि कामकाज तो कभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, सो वो अपने वोट बैंक के लिए इस काम को कर रही है। बट जहां पर जैसे ही आप ईरान एंटर करते हैं, बिटवीन महबूबा मुफ्ती एंड मोदी, आई थिंक सो ईरान के सब शासकों को भी पता है कि Modi is better deal than Mehbooba Mufti. So she is trying to get a political mileage. Let her try. Free country है। और क्या अमेरिका ने इस्लामाबादियों को छोड़ दिया है कि ये स्विट्जरलैंड में तो बड़ी बेइज्जती कराई थी इन्होंने उपराष्ट्रपति की, जेडी वांस की, उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। और वो इसी तरीके से जो कतरी मंत्री आया था वो भी मुंह उठा करके इनके पास तो आया, लेकिन जेडी वांस के पास नहीं गया, वापस चला गया। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अब इस्लामाबाद से स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड से अब कतर, वार्ता जो है वो तीसरी जगह पहुंच गई है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच मैं देख रहा हूँ, ईरान की तरफ से एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम तो अपना फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, यानी वो समझौते की बात ही नहीं कर रहे।
देखिए ईरान क्या कह रहा है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अब उसने भी जिद पकड़ लिया। अभी युद्ध जब तक शुरू नहीं हुआ था, ईरान का बयान था कि हम सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सॉवरन रखना चाह रहे हैं, हम उसका चाहे जो करें। इस लिमिट तक आ गया है। तो ये एक अननेचुरल प्रेशर था जो उस एरिया पे डाला गया। तो यही पाकिस्तान की बात, कभी भी पाकिस्तान की इज्जत अमेरिका ने नहीं की। आपको ख्वाजा आसिफ का वो बयान याद होगा, फॉर पास्ट 30 ईयर्स, उन्होंने 30 कहा, बट एवर सिंस द बर्थ आप ये कह लीजिए कि वी आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। तो जब आप इस लेवल पे आते हैं तो आपको क्या लगता है, जब आपके आगे पैसे फेंक करके अमेरिका काम करा रहा है तो आपकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करेगा। कतर की जहां तक सवाल है, कतर में अमेरिकन बेस था एंड हमेशा ये सिक्योरिटी कवर के नाम पर हुआ था कि आप हमको बेस बनाने दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन कतर के ऊपर जब भी ईरान ने कोई भी अटैक किया तो अमेरिकन, चाहे वहां पर कोई मिसाइल सिस्टम हो, चाहे जो कुछ भी हो, अमेरिकन इक्विपमेंट्स वहां पर फेल हुए। द थिंग इज कतर वाज अटैक एंड दे टुक अ हिट। अब इस चीज जो वादा किया था, जिसके लिए अमेरिका को इन्होंने अलाउ किया था, नेचुरली वहां पर कोई इज्जत नहीं होगी। और द वन थिंग जो अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे साबित हो गई है, पाकिस्तान अपने आप को उम्मा का एक, ये कह लीजिए, एक स्पेशल पार्ट बताता है और प्रमुख वक्ता बताता है, लेकिन वो पाकिस्तान तक, ना अमेरिका उसकी इज्जत करता है, ना ईरान, ना ही कोई और कंट्री। हाँ, जेडी वैंस को नीचा दिखाने के लिए अगर उनको 2 मिनट के लिए पाकिस्तानियों से बात करनी है, दैट इज अनदर केस। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत अगर कतर कर रहा है तो ऐसा नहीं। सऊदी अरेबिया, यूएई सब में आपने देख लिया है ना कि जितने भी पाकिस्तानी उनको वो अपने देश से निकाल रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर नॉन उम्मा ब्रदर है, हम मतलब हमारे यहाँ भी पूरे भारत फिरके हैं, भारत के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो हर इंसान, अब क्या है जो चीज बदल रही है कि पहले रिलीजन देख करके पहले वो काम करते थे, अब वो अपने हित को देख के काम करते हैं, रिलीजन सेकेंडरी है। दैट्स वन थिंग एस्टैब्लिश्ड। जी, तो दोहा वार्ता से भी कोई उम्मीद नहीं है? ईरान अपने टर्म्स पे काम करेगा। उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका अपने टर्म से अलग आकर के काम कर रहा है, वहां पर युद्ध बैरिकेड ये सब कर रहा है, और ईरान अपने टर्फ पे है। अमेरिका को आना है, जाना है और वो करना है। ईरान तो वहां है नेचुरली, जियोग्राफिकली, और आगे भी रहेगा। अमेरिका ने जितनी भी वो सब किया, अब वो लेबनान जा रहे हैं फॉर दैट मैटर, कि ईरान ने एक ही शर्त रखी है कि लेबनान में अगर ये हिजबुल्लाह को इजराइल अटैक करेगा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अमेरिकन ट्रूप्स पहली बार अगेंस्ट इजराइल लेबनान जा रहे हैं ताकि वहां पे इजरायली ऑक्यूपेशन को रोक सके। दैट इज अ मेजर डील वी आर सीइंग। तो अब क्या हो रहा है, ईरान की डिमांड को अमेरिका पूरा कर रहा है। तो जीता कौन? ईरान। और निकट भविष्य में ये जो चर्चा चल रही है कि अगर नेतान्याहू भी अमेरिका यानी ट्रंप के प्रभाव से मुक्त दिखाई दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतान्याहू भी, इजराइल भी अमेरिका के एक तरफा फैसलों से नाराज है। और उसने लेबनान के मामले में, हिजबुल्लाह के मामले में ये साफ कर दिया है। बल्कि पिछले दिनों एक बयान आया है नेतान्याहू का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका सॉवरन कंट्री है और हम भी सॉवरन कंट्री हैं। हमारे अपने फैसले हैं, हमारा अपना नजरिया है चीजों को देखने का, और उनसे निपटने का अमेरिका का अपना है। देखिए, पहले अमेरिका वाज इजराइल एंड इजराइल वाज अमेरिका। जो ज्यूज थे उनकी पकड़ अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी है। तो नेतन्याहू, मतलब अगर इजराइल पे कोई अटैक करेगा तो वो अमेरिका पे वॉर माना जाएगा। ये पैक्ट इनका बहुत पुराना है। इसी खातिर जब भी इजराइल होता है, 56 इस्लामिक देशों के बीच में बैठ करके अगर ये सुरक्षित थे, इट वाज थैंक्स टू अमेरिका। ना इनके पास पॉपुलेशन थी, ना इतना वेपन था, और ना इस मास प्रोडक्शन पे जा सकते। तो अब क्या हुआ, फिर धीरे से जो है इनका आर्म प्रोडक्शन भारत आने लग गया, और अमेरिका और
इजराइल के बीच में आप एक डिफरेंस देख रहे हैं। और पिछले दिनों ट्रंप ने इनको बहुत धमकी भी दी थी कि भाई आप ये मत समझिए जो आज तक होता आ रहा है वो आगे भी होगा, हम आपके अकेले एलाय हैं। ये एक्चुअली इजराइल को नहीं, डीप स्टेट को धमकी दी गई है कि हम आपके अकेले एलाय हैं। अगर आप अपने हितों के लिए, अपनी ग्रीड के लिए ये लड़ाइयां जारी रखेंगे जो लेबनान पे आप कर रहे हैं, और आपका इरादा है पूरा वेस्ट बैंक लेने का, सीरिया तक जाने का पूरा इरादा है इनका, ये चाह रहे हैं एशिया से ना मेडिटेरेनियन सी एंटर करना है, तो इजराइल हो सारे टोल्स, ऐसा नहीं इजराइल इसे फ्री में कर रहा है, बेन गुरियन कैनाल बनाना है जो सुएज कैनाल के पैरेलल होगी, और उसके बाद पूरा वेस्ट बैंक लेना चाह रहा है कि आपको अगर मेडिटेरेनियन एंटर करना है तो आप हमको टोल देंगे। तो दैट इज द थिंग जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। अब जो अमेरिका है उसकी ये ट्रीटी हो रही है ईरान से, और इजराइल ये अच्छा वहां पर एक गोलन हाइट करके जगह है लेबनान की जो फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो दो चीजें उनको चाहिए, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट। और लेबनान एक सॉवरन कंट्री है, वो दोनों ही चीजें सरेंडर नहीं करना चाहता। आप पैक्ट कर सकते हैं, आप उनके भाई इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जो लेबनान के पास नहीं है, तो आप जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्डिंग वो सब कर सकते हैं, और पानी के लिए समझौते कर सकते हैं। वो करने के बजाय इजराइल जो कोशिश कर रहा है वो एक एक्सेशन की, तो यहाँ पर चीजें आ रही हैं। और सेकेंडली जब लेबनान में इजराइल की सेना घुसी है तो क्रिश्चियंस ने बहुत स्वागत किया इनका, लेकिन जो इजराइल के सैनिक हैं उन्होंने क्राइस्ट की मूर्तियां तोड़ी थी, वहां पे चर्चेस पे अटैक किया था। तो अब लेबनान के जो क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स और हिजबुल्लाह के विरोध में जो सोच रहे थे इजराइल के आने से हमको फायदा होगा, हम इजराइल के साथ लड़ेंगे, दे आर ऑल्सो अ बैरियर। आफ्टर दैट अब क्या है, लेबनान की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो खुद ही कह रही है कि हमें किसी से नहीं चाहिए, हमको ना तो इजरायली अटैक चाहिए ना ईरान का चाहिए, वी आर सॉवरन एंड लेट अस एक्सिस्ट। इस लेवल पे आ गया है। तो जो नेतन्याहू को ट्रंप का संदेश है वो सिंपल इतना है कि भाई आपको जो बदला लेना था वो काफी ज्यादा हो गया है, नाउ पुट अ ब्रेक टू इट। एंड द थिंग इज इजरायली पॉलिटिक्स इस समय जिस तरह की चल रही है, नेतन्याहू इसको रोकने में असमर्थ। जो उनके यहाँ 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, उन लोगों की बॉडीज इनको नहीं मिली है। अब अगर ये पहले रुक जाएंगे तो इन्होंने युद्ध क्यों किया था, और अगर ये करते रहेंगे बॉडीज तो अभी भी नहीं मिलेगी। तो एंड की एम्बिग्यूटी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और मंजरी जी का चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, उनकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उनको भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।